अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सिप्रोक्सन टैबलेट्स के ऊपर है। सिप्रोक्सन टैबलेट्स जो कि बायर कंपनी का एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें पाई जाती है। इसकी अगर प्राइस के हिसाब से इसको देखा जाए तो सबसे महंगी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसी कंपनी की है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इसका रिजल्ट भी है। तो इसकी प्राइस और इसकी जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो आपको नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बात की जाएगी, इसके यूजेस के ऊपर बात की जाएगी, इसी तरह इसकी डोज और मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन के साथ इसके इंटरेक्शन की भी बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरियल डीएनए और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के ऊपर टारगेट करती है। बैक्टीरिया को दोबारा इकट्ठे होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, उसी एंजाइम के जरिए बैक्टीरियल सेल को किल किया जाता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सिप्रोक्सन टैबलेट्स के यूजेस की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स को और किसी को यूटीआई का कोई इन्फेक्शन का मसला है, पेशाब की नाली में अगर कोई सोजश का मसला है, पेशाब जल जल कर आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, इन्फेक्शन की वजह से पेशाब पीला आ रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक के तौर पर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स को और किसी को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन का मसला है, छाती में इन्फेक्शन का मसला है, नमोनिया का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिन लोगों में खून की कमी का मसला है, वाइट सेल की कमी का मसला है, उनमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के इस्तेमाल से खून की कमी का मसला भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और साथ में दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और जिस्म में बेचैनी वगैरह का आ जाना भी बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम दूसरे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको इस्तेमाल करवाते हैं। जिस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया का मसला आता है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मसला मेल फीमेल में अगर किसी को आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी को गोनोरिया वगैरह का मसला है तो उसमें भी हम कहले के सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड के मैनेजमेंट में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को कंसिडर किया जाता है। अगर साथ में किसी को मेंजिनाइटिस का मसला है तो उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की जल्द में अगर कोई इन्फेक्शन का मसला आ रहा है, साथ में अगर कोई फिंसी फोड़े का मसला आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन में या जॉइंट में कोई इन्फेक्शन का मसला आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसके इस्तेमाल से टेंडन रैप्चर होने का मसला भी होता है। टेंडन के रैप्चर होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अगर किसी को एंडोकार्डियाटिस का मसला है, यानी कि जरासीम अगर खून में दाखिल हो गए हैं, तो उसमें भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को एच पायलोरी के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह किसी को साइनोसाइटिस का मसला है, ओटाइटिस मीडिया में कोई इन्फेक्शन का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं सिप्रोक्सन टैबलेट्स की डोज की। ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। पेशेंट की एज, वेट और टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से इसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। इसको दिन में 2 मरतबा ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन बाद औक़ात इसको दिन में 1 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। दूध और साथ में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से चिल्लर्स बनने का खदशा होता है, यानी कि मेडिसिन आपके जिस्म में सही तरह से अब्सॉर्ब नहीं होगी और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक को इन्फेक्शन के हिसाब से हम 7 से 14 दिन, 14 से 28 दिनों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम डिपेंड करता है पेशेंट के इन्फेक्शन के ऊपर, वेट के ऊपर और एज के ऊपर। सिप्रोक्सन टैबलेट्स की मैक्सिमम डोज को हम 1000 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि 2 टैबलेट से लेकर 4 टैबलेट को एक दिन में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी डिपेंड करता है किस किस्म का इन्फेक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है तो फिर इसकी मैक्सिमम डोज को कंट्रोल हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन को सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एसिडिटी के लिए मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन, जैसा कि पीपीआई में भी काफ़ी ज़्यादा मिप्राजोल, एसमिप्राजोल, लसप्राजोल और डेक्सलसप्राजोल को इस्तेमाल करवाया जाता है, तो उसके साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के मैदे की तजाबियत को कम करने के लिए जो सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं एंटासिड के नाम से, उनको भी इसके साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए।
मल्टीविटामिन टैबलेट जो कि अक्सर ताकत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जिस समय वीकनेस को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनको भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो हार्ट की मेडिसिन वगैरह होती हैं उनको भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। वारफेन जैसे साल्ट को भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। तो इसी तरह अगर इसकी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल की बात की जाए तो सिप्रोक्सन टैबलेट्स को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। सिप्रोक्सन टैबलेट्स के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से नींद वगैरह का मसला जो होता है वो हो सकता है। इसी तरह इसके इस्तेमाल से स्टूल ब्लैक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला हो सकता है, इसी तरह डिजीनेस वगैरह का मसला हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट अगर देखे जाए तो इसके इस्तेमाल से टेंडन फ्रैक्चर हो सकती है। खास तौर पर अगर सिप्रोक्सन टैबलेट्स के साथ स्टीरॉयड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं टेंडन फ्रैक्चर होने के। इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के इस्तेमाल के साथ अगर कोई सीजर की मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है या सीजर का मसला है तो उन लोगों में भी ज़्यादा साइड इफेक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं या उनकी डिजीज़ ज़्यादा वर्सन होने के भी चांसेस होते हैं। CNS के ऊपर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर है तो उसकी भी मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।